चलिए सेक्शन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। तो 10 तक तो हम लोग क्लियर हो गए थे। अब 11 क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एयर क्लास 2 ऑफ शेड्यूल। ये बस वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके वर्ड्स देखते हैं पहले। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट, जो कि हमारा इंटरस्टेट इंसान था चिंटू, shall be divided between the heirs specified in any one entry। any one entry का मतलब क्या है? any one entry का मतलब है जब चिंटू के क्लास 1 में एयर नहीं है तो क्लास 2 में जाएगी प्रॉपर्टी। अब जब क्लास 2 में जाएगी तो एनी वन एंट्री, अगर एंट्री 1 में है जिंदा फादर तो इनको दे दो, अगर एंट्री 1 में नहीं है फादर तो एंट्री 2 को दे दो और सबको दे दो इक्वल शेयर। अगर एंट्री 2 भी जिंदा नहीं है तो एंट्री 3 में दे दो और सभी लोगों को दे दो जो 4 के 4 हैं इक्वल शेयर, ठीक है। एंट्री 3 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप कि एंट्री 1 और 2 दोनों को दे दो या एंट्री 3 और 4 दोनों को दे दो, ये नहीं कर सकते आप। आपको किसी एक ही एंट्री को देना पड़ेगा और किसी एक को भी आपकी चॉइस नहीं है कि आज मेरा मन है कि मैं एंट्री 7 को दूंगा। तो ये चिंटू तो कर सकता था बाय विल, वो अपनी विल में दे जाता, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर कैसे फॉलो करना पड़ेगा, पहले एंट्री 1 देखनी पड़ेगी, एंट्री 1 में कौन है, कितने लोग जीवित हैं और उनको सिर्फ फादर है, फादर को दे दो, नहीं है तो 2 में आएंगे हम। अब मान लो एंट्री 2 में ये भी जिंदा नहीं है, ये भी जिंदा नहीं है, बस ये ब्रदर सिस्टर हैं जिंदा, तो ब्रदर सिस्टर इन दोनों को दे दो प्रॉपर्टी आधी आधी, बात खत्म है। तो एंट्री इस हिसाब से काम कर रही है आपकी। गलत जगह आ गए, ठीक है। तो ये यही कह रहा है ऑफ द शेड्यूल सो दे शेयर इक्वली। तो अब अगर एक एंट्री में 4 लोग हैं तो वो चारों लोग उस चीज को इक्वली शेयर करेंगे। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा है किसी का कम है, इक्वल शेयर होगा। अब सेक्शन नंबर 12 पर आते हैं। क्या कह रहा है ये, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। क्या पढ़ा है हमने कि जो मिस्टर चिंटू हैं उनके डेथ के बाद, चिंटू जी जो हैं उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्लास 1 वाले एयर्स को दे दो। क्लास 1 वाले एयर्स नहीं है चिंटू के जिंदा तो क्लास 2 वाले एयर्स को दे दो। क्लास 2 वाले एयर्स नहीं है तो एग्नेट्स को दे दो। एग्नेट्स जिंदा नहीं है तो कॉग्नेट्स को दे दो, ठीक है। तो यही हम आपका यही ऑर्डर आगे बताया जा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि ऑर्डर्स ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। अब एक बात बताओ, एग्नेट और कॉग्नेट पे हम कब आए, जब हमने देख लिया कि क्लास 1 वाले एयर भी जिंदा नहीं है और क्लास 2 वाले एयर भी जिंदा नहीं है। अगर क्लास 1 और 2 वाले एयर जिंदा होते तो हम एग्नेट और कॉग्नेट के सवाल पर ही नहीं आते, हमें एग्नेट और कॉग्नेट तक आना पड़ा। दैट डज मीन कि हमारे क्लास 1 क्लास 2 जीवित नहीं है। तो जब आप सेक्शन नंबर 12 पर आ जाएंगे तो एक बेसिक सी चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है कि हम सेक्शन 12 तक आए हैं। इसका मतलब ये है कि हम देखते हुए आए हैं कि क्लास 1 में अगर कोई है तो आओ प्लीज ले लो चिंटू जी की प्रॉपर्टी, अगर क्लास 2 में कोई है तो प्लीज ले लो प्रॉपर्टी। अब जब क्लास 2 और फर्स्ट और सेकंड दोनों में कोई नहीं है तो अब एग्नेट और कॉग्नेट। एक चीज याद रखो, एग्नेट में कौन है कि जो मेरा और किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिश्ता है तो बीच में कोई मेल, सारे ही मेल हो तो उन्हें प्रेफर किया जाता है कॉग्नेट्स के ऊपर। कॉग्नेट कौन है कि बीच में कोई फीमेल का भी इंटरवेंशन हो, फीमेल भी जुड़ी हुई हो, तो एग्नेट्स को प्रेफर किया जाता है कॉग्नेट्स के ऊपर। अब कॉग्नेट्स जो होता है जिसमें फीमेल का इंटरवेंशन होता है वो जनरली क्या होता है, मदर की साइड के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, फादर की पे भी, कि बीच में दादी जुड़ी हैं, बुआ जुड़ी हैं और मदर ही जुड़ी हैं, फिर मदर से बनने वाला हर रिश्ता, तो ये कॉग्नेट्स हो गए। फादर की साइड से एग्नेट्स आते हैं। एग्नेट्स कभी मदर की साइड से नहीं आ सकते क्योंकि आपके मामा से जो रिश्ता है तो बीच में तो मदर है ना, आपकी मदर की ही वजह से तो मामा से है रिश्ता, नाना नानी से रिश्ता है तो नाना नानी से रिश्ता मदर की ही वजह से तो है। तो ये सारी चीज है, ये एग्नेट और कॉग्नेट का हिसाब है। तो एग्नेट्स को प्रेफर किया जाता है कॉग्नेट्स के ऊपर। अब चाहे एग्नेट्स आपके दादाजी की साइड के हों, पिताजी की साइड के हों, या फिर एग्नेट्स आपके मम्मी के साइड तो नहीं हो सकते हैं, फिर कॉग्नेट्स पे आ जाते हैं हम लोग।
चलिए अब इसमें इसके रूल्स देखते हैं क्या कह रहा है ये। एग्नेट कॉग्नेट ध्यान रहेगा। ये कह रहा है the order of succession among agnate or cognates as the case may be shall be determined in accordance with the rule of preference laid down hereunder। ठीक है, अब ये हम रूल्स देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। रूल 1 2 3। पहला रूल क्या है इसका, of two heirs the one who has fewer or no degree of ascent is preferred। मतलब क्या होगा इस चीज का, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। वेट अ मिनट, कोई केस तो नहीं है इसमें। वर्ड्स देखना, ऑफ 2 एयर। अब 2 एयर के बीच में, अब बेचारे चिंटू जी के अब वो तो है नहीं, कौन, क्लास 1 क्लास 2 एयर्स तो है नहीं। तो अब बात आ जाती है कि हम लोग देख रहे हैं एग्नेट या कॉग्नेट में से कोई मिल जाए। तो जो रूल 1 है वो हमारा ये कहता है, वर्ड्स जो हैं रूल 1 के, प्लीज बेरेक भी देखते रहना वर्ड्स के लिए। ऑफ 2 एयर्स यानी दो लोगों में से चुनाव करना पड़ेगा, एग्नेट कॉग्नेट या एग्नेट के ही 2 लोग हैं। तो एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी हैं, जो कि हमने गलत जगह लिख दी है, थोड़ा नीचे लिखेंगे। एक तो मिस्टर ए है या मिस्टर बी है। ये मान लो चिंटू जी के एग्नेट या कॉग्नेट कुछ भी हैं, अभी आप उसमें कंफ्यूज मत हो। तो ये एग्नेट ही मान लो, क्योंकि क्लास 1 क्लास 2 के बाद हम एग्नेट पे जा रहे हैं। कॉग्नेट में भी सेम रूल फॉलो होगा। तो अब दोनों इक्वली फुटिंग पे हैं। अब बात ये हो रही है ए को दिया जाए या बी को दिया जाए। तो बेरेक के वर्ड देखना प्लीज। द वन हु हैज फ्यूअर और नो डिग्री ऑफ एसेंट। ठीक है, नो डिग्री ऑफ एसेंट। एसेंट कौन होते हैं, ए, मिस्टर ए के फादर, ग्रैंडफादर। तो मिस्टर ए के तो फादर भी जिंदा हैं और ग्रैंडफादर भी जिंदा हैं, लेकिन मिस्टर बी के सिर्फ फादर जिंदा है, ग्रैंडफादर नहीं है जिंदा। तो क्या वर्ड है रूल 1 के, अगेन सी और बेरेक्स। ऑफ 2 एयर्स द वन हु हैज फ्यूअर, या तो कम हो या फिर कोई डिग्री ऑफ एसेंट हो ही नहीं। तो अब आप एक बात बताओ, इन दोनों में से किसके पास कम एसेंट है? इसके पास तो सिर्फ पिता ही हैं, ग्रैंडफादर तो है नहीं। लेकिन मिस्टर ए के पास पिताजी भी हैं और दादाजी भी हैं। तो इन दोनों में से आपका रूल 1 कह रहा है कि इसे चुनो, इसको दो, जिसके पास या तो कोई लाइन ऑफ एसेंट नहीं है या कम लाइन ऑफ एसेंट है। दोनों को कंपैरेटिवली देखा जाए तो इन दोनों में से किसके पास कम एसेंट्स है? बी के पास सिर्फ पिताजी हैं, दादाजी नहीं है। जबकि कंपैरेटिवली देखा जा रहा है, जबकि ए के पास पिताजी भी हैं और दादाजी भी हैं। अब अगर पिक्चर में कोई सी होता जिसके ना तो पिताजी हैं और ना ही दादाजी हैं, तो इसके तो नो एसेंट हो गए, तो फिर इनको ना देके इसको दी जाती। तो आपका रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब क्लास 1 क्लास 2 में कोई नहीं बचा है और आपको एग्नेट और कॉग्नेट्स पर आना पड़ रहा है, तो कोशिश करो कि ऐसे इंसान को दो जिसके या तो कोई भी हो ही नहीं एसेंट्स में, या फिर अगर है एसेंडेंट्स में जो भी है तो कम लोग हैं। तो अब आपको ये दे, और एसेंडेंट्स क्या होता है? ऊपर की तरफ, पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, ये। तो रूल 1 ये कहता है, यानी एक तरीके से अगर आप समझोगे कि ये जरूरतमंद सा समझते हैं कि भाई ये बेचारा अकेला है, वैसे ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस तरीके से याद कर लेना। तो रूल 1 तो ये हो गया। रूल 2 क्या कह रहा है, या तो इस हिसाब से चुन लो। रूल 2 कह रहा है वेयर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एसेंट्स इज सेम। अब इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता कि ए और बी हैं पिक्चर में और दोनों के फादर हैं, बस ना तो ए के ग्रैंडफादर हैं ना बी के ग्रैंडफादर हैं, तो अब इस आधार पे तो फैसला नहीं किया जा सकता। एसेंट्स के आधार पे तो अब फैसला हो ही नहीं सकता, दोनों के इक्वल हैं, इसके भी बस पिताजी हैं, इसके भी बस पिताजी हैं। तो अब जो चिंटू की प्रॉपर्टी जानी है वो हम एसेंट्स के आधार पे फैसला कर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के एसेंट्स की संख्या या एसेंडेंट्स की संख्या बराबर है। तो अब आपका रूल 2 कहता है वेयर द नंबर ऑफ, सी योर डायरेक्ट प्लीज, वेयर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एसेंट्स इज सेम और नन, या फिर इनका या तो सेम होता है या दोनों में से एक के पिताजी भी नहीं होते। तो उस केस में क्या होगा,
कौन सा इन दोनों में से एयर प्रेफर किया जाएगा? जिसके फ्यूअर और नो डिग्री ऑफ डिसेंट्स, यानी डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स सन, ए का सन और सन सन और सन, और यहाँ बेटे का बेटा यानी पोता नहीं है। तो अब ये ऊपर वाले यानी एसेंट्स तो इसके सेम हैं, ये तो इसके सेम निकले, या फिर एक भी नहीं होता है, सेम बात होती। तो अब इस आधार पे तो हम फैसला नहीं कर सकते थे कौन से एयर को दें, तो अब हमने अपना आधार बदला कि जिसकी कम डिग्री हो या हो ही नहीं। तो अब आप इसके डिसेंडेंट्स में देखेंगे तो ए को एक बेटा भी है और एक पोता भी है, लेकिन बी को सिर्फ बेटा है, पोता नहीं है। तो हम किसको चुनेंगे? बी को चुनेंगे, हम ए को नहीं चुनेंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक? अब मान लो ऐसा कुछ हो जाए, रूल 3 देखते हैं अब हम। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये भी बराबर हो, अब दोनों के एसेंडेंट्स भी सेम हैं और दोनों के डिसेंडेंट्स भी सेम है, इसको भी बस फादर है, इसको भी बस एक एक बेटा है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जनरेशन बाय जनरेशन देखा जाता है, ऐसे नहीं कि इसके 4 बेटे हैं, इसके 2 बेटे हैं। बेटों की गिनती नहीं करोगे आप, नीची जनरेशन, बेटा पोता पोते का पोता पोते का पोता, ऐसे जाएंगे आप। ये नहीं कि इसके 2 फादर हैं, अंकल हैं, जो भी है वो नहीं गिनोगे, जनरेशंस गिनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या गिन रहे हैं कि इसका एक बेटा है। अगर इसके 4 बेटे होते, इसके 2 होते, ये नहीं काउंट करना है आपको। बेटा और बेटे की नीचे आने वाली जनरेशन काउंट होती है, बच्चे काउंट नहीं होते हैं। तो अब इसके असेंडेंट्स भी सेम है और डिसेंडेंट्स भी सेम है। अब किसको दो? अब असेंडेंट डिसेंडेंट के आधार पे फैसला नहीं हो पा रहा है, ये तो हम समझ गए कि नहीं कर पा रहे हैं हम ना, हम असेंडेंट डिसेंडेंट के आधार पे कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ना दोनों को ही दे देंगे। अब इसे भी दे दो और इसे भी दे दो, और कैसे देंगे? इक्वली या साइमल्टेनियसली। जो भी प्रॉपर्टी थी, कितनी प्रॉपर्टी थी चिंटू की? 50 करोड़ थी ना, तो 25 करोड़ इसे दे दो, 25 करोड़ इसे दे दो, बात खत्म करो। क्योंकि असेंडेंट डिसेंडेंट दोनों के आधार पर फैसला नहीं हो पा रहा है, तो चिंटू जी की प्रॉपर्टी दोनों एयर्स में इक्वली चली जाएगी। तो रूल नंबर 3, वेयर नीदर एयर इज एंटाइटल्ड टू बी प्रेफर्ड, प्रेफर वो असेंडेंट डिसेंडेंट के आधार पे। तो फिर रूल नंबर और रूल 2 के हिसाब से नहीं हो रहा, फिर अब इन्हें साइमल्टेनियसली दे दो। बताओ मुझे, सेक्शन नंबर 12 क्लियर है? टेल मी एवरीबडी, और अगर कहीं पे दिक्कत है तो यू कैन टेल। कंफ्यूजिंग क्या लग रहा है? देखो पहले ये देख लो कि किसके पिताजी दादाजी ज्यादा जिंदा हैं, जनरेशन किसकी ज्यादा जिंदा है, उसको, जिसकी कम जिंदा है उसको दे दो। फिर जिसके बच्चे पोते, ये नीचे वाली जनरेशन, ऊपर वाली जनरेशन देखी जाती है। ऊपर वाली जनरेशन कौन कौन सी होती है? ऊपर वाली जनरेशन में फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये होते हैं। इसमें ग्रैंडफादर, तो देख लो कि किसके पास कम लोग हैं जनरेशन वाइज, तो मिस्टर बी के पास कम है, इसको दे दो प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इसके पास ये दोनों चीजें बराबर हैं, इसके भी 3 जनरेशन जिंदा हैं, इसके भी 3 जनरेशन के लोग जिंदा हैं, तो क्या करो, नीचे वाले देख लो, बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, जिसके कम जिंदा हैं यहाँ पे उसको दे दो। और अगर ऐसे फैसला नहीं कर पा रहे हो, बराबर है सब, इसके भी बस पिताजी जिंदा हैं और इसके भी एक एक बच्चा है या 2 2 बच्चे हैं, जो भी है, तो एक काम करो, दोनों को बराबर बराबर दे दो। बताओ, या एक और रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो वो बताओ। अगर किसी को भी इस वाले पोर्शन का यानी सेक्शन नंबर 12 का रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो आस्क मी। अगर, चलिए ठीक है, सेक्शन 12 देखते हैं। मानो कि सेक्शन 12 में चिंटू है। अब चिंटू जी के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऑल राइट जतिन, चिंटू जी हैं, चिंटू के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन चिंटू जी के साथ एक ट्रेजेडी है, और मैंने एरो गलत बना दिए हैं। ट्रेजेडी क्या है चिंटू जी के साथ कि क्लास 1 के जो एयर्स थे वो भी नहीं रहे, और क्लास 2 के जो एयर्स थे वो भी नहीं रहे।
देखो अगर मैं क्रॉस कर रही हूँ ना तो उसको डेड समझना, ये हम लोगों के लिए आसानी हो जाती है। अगर ये भी मर चुके हैं और चिंटू जी तो अब खुद भी नहीं रहे। अब सवाल किसका है इस 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का? ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि प्रॉपर्टी जो है ओनरलेस तो नहीं रह सकती है। अब क्लास 1 एयर नहीं है तो एक हिंदू मेल के लिए क्या होता है, क्लास 1 एयर को दे दो, क्लास 2 एयर को दे दो। अब बेचारे के दोनों नहीं है तो एग्नेट्स और कोग्नेट्स देखे जाते हैं। मान लो एग्नेट्स कोग्नेट्स देखे आपने तो 2 जिंदा लोग निकल के आए। 2 जिंदा लोग सेम तरीके से एंटाइटल्ड हैं, लेकिन इक्वल वाला नहीं बढ़ सकता, वहां पे वो बात है नहीं कि इन दोनों को आधा आधा दे दो। तो एग्नेट्स कोग्नेट में ऐसे नहीं किया जाता दोनों को आधा आधा दे दो, वहां देखा जाता है किसको देना चाहिए। किसको देना चाहिए? चिंटू के 2 रिश्तेदार, चिंटू के 2 रिश्तेदार हैं सोनू जी और मोनू जी। चिंटू के 2 रिश्तेदार हैं सोनू और मोनू। अब दोनों एंटाइटल्ड हैं प्रॉपर्टी लेने के। अब आप जज हैं और आपको चूज करना है कि आप सोनू को देंगे प्रॉपर्टी या मोनू को देंगे। तो अब आपको किस तरह और सोनू कौन है? क्लास 1 क्लास 2 एयर नहीं है, एग्नेट कॉग्नेट्स में से कोई 2 जिंदा लोग उठा के लाए हैं आप, तब आप चुन रहे हैं। तो अब आप किस बीइंग अ जज अब आप कैसे चूज करेंगे कि किसको देनी चाहिए? तो अब मैं कहती हूँ कि सोनू जी की लाइफ देखो। सोनू की लाइफ को देखोगे, सोनू के फादर हैं, एफ लिख दूं कंफ्यूज तो नहीं हो गए, और ग्रैंडफादर हैं सोनू के। मोनू के ऑन दी अदर हैंड सिर्फ फादर जिंदा है। तो रूल 1 कह रहा है कि जिसकी जनरेशन में कम लोग जिंदा है, ऊपर वाली असेंडेंट्स वाली, जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना, दादा दादा परदादा, ये सारे असेंडेंट्स होते हैं, तो जिसके में कम हो उसे दे देना। तो सोनू के तो पिता के ऊपर दादा जिंदा हैं, लेकिन मोनू के सिर्फ पिताजी हैं। तो राइट डाउन 3 ऑफ यू कि इन दोनों में से किसके कम असेंडेंट्स जिंदा हैं। किसके कम है असेंडेंट्स जिंदा? किसको दूं किसको दोगे? यू आर जज, डिसाइड ना। आपके पास रूल 1 है कि जिसके असेंडेंट्स यानी ऊपर वाली जो जनरेशन होती है, पिताजी दादाजी परदादाजी, असेंडेंट्स होते हैं। रूल 1 आपका कह रहा है जिसके कम जिंदा है उसको दे दो। तो किसके कम है जिंदा? मोनू के। मोनू, ठीक है। मोनू के पास तो दादाजी नहीं है ना, तो इस हिसाब से तो रूल 1 के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी किसको जाती है? मोनू को जाती है। गुड, तथागत और पारुल। लेकिन अब रूल 2 पे, ओके जतिन, रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 कहता है क्या हो कि दोनों के असेंडेंट्स यानी ऊपर वाली जनरेशन सेम हो। रूल 2 आपको एक सिचुएशन में डाल रहा है कि क्या हो कि दोनों के जो ऊपर वाली जनरेशन है वो सेम होगी, यानी सोनू के भी सिर्फ पिताजी जिंदा है, मोनू के भी सिर्फ पिताजी जिंदा है। ना तो दादाजी सोनू के जिंदा है, ना दादाजी मोनू के जिंदा है। ठीक है, उन्हें मार ही देते हैं लिख के कि थोड़ा क्लियरिटी बनी रहे। ना तो इसके जिंदा है ना इसके जिंदा है। तो अब आप जब जज हैं तो अब आप इस बेसिस पे, असेंडेंट्स के बेसिस पे तो फैसला नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो दोनों के बराबर हो गए। सोनू को भी सिर्फ पिताजी हैं, मोनू के भी सिर्फ पिताजी हैं। अब किसको दोगे? तो वो कहता है जब असेंडेंट से फैसला नहीं हो पाता ना, ऊपर की जनरेशन देख के फैसला नहीं हो पाता, तो नीचे की जनरेशन देख लिया करो, यानी डिसेंडेंट्स देख लिया करो। अब किसी भी इंसान के डिसेंडेंट्स कौन होते हैं? सोनू जी के बेटे, और सोनू जी के इस बेटे का बेटा भी है, यानी सोनू को तो पोता भी है। अब मोनू का क्या है? मोनू का बेटा भी छोटा है और मोनू के बेटे की शादी नहीं हुई है, कोई भी रीजन है, मोनू का कोई पोता वोता नहीं है, सिर्फ एक बेटा ही है। तो वो कह रहा है आपका रूल 2 कि जब असेंडेंट्स के हिसाब से फैसला नहीं कर पा रहे हो तो डिसेंडेंट्स के हिसाब से फैसला कर लिया करो, यानी जिसको नीचे की तरफ से कम जनरेशन जिंदा हो ये प्रॉपर्टी उसको दे दो। तो डिसेंडेंट्स की कितनी जनरेशन जिंदा है सोनू की? 1 और 2, है ना। बच्चे चाहे इसके 4 होते, देखना आपको जनरेशन है, बच्चे नहीं गिनने बैठो, जनरेशन गिनने बैठो। तो कितनी जनरेशन है? 1 2, और मोनू की तो अभी एक ही चल रही है, बच्चा ही है, बेटा ही है, अभी तो कुछ और नहीं है, बेटी भी हो सकती थी, उस चक्कर में मत पड़ना। जनरेशन गिनो, जेंडर छोड़ दो, और बच्चों की गिनती भी। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे किसकी कम जनरेशन जिंदा है? नीचे वाली। जब ऊपर वाला मामला सेम हो गया तो हमने नीचे देखना शुरू कर दिया, तो सोनू की।
या मोनू की। अब सोनू के तो 2 जनरेशन है, मोनू की 1। तो अब इस हिसाब से अगर डिसेंडेंट के हिसाब से दोगे, जब असेंडेंट बराबर हो रहे हैं, तो मोनू को मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि मोनू के तो सिर्फ बेटा ही है ना। तो रूल 2 के हिसाब से मोनू को चली जाएगी, क्योंकि सोनू को 2 जनरेशन है और मोनू के 1 ही है। रूल 2 भी क्लियर हो गया। लेकिन रूल 3 क्या कह रहा है? रूल 3 कह रहा है क्या हो कि ये भी बराबर हों, यानी इन 2 लोगों के असेंडेंट्स भी बराबर हैं, सिर्फ पिता, और इनके नीचे वाली जनरेशन भी बराबर है। दोनों के बस बच्चे ही हैं, बच्चों के बच्चे नहीं हैं, नीचे वाली जनरेशन नहीं है। चाहो तो इन्हें चिल्ड्रन भी लिख लो, क्योंकि लड़का लड़की से फर्क नहीं पड़ रहा है, जनरेशन काउंट कर रहे हैं हम। तो दोनों के सिर्फ बच्चे ही हैं, बच्चों के बच्चे वाली जनरेशन अभी अस्तित्व में आई नहीं है, तो ये भी बराबर है। अब आप लोग जज हैं ना, तो आप इस हिसाब से फैसला कर पा रहे हैं ना इस हिसाब से। तो जब असेंडेंट डिसेंडेंट दोनों देखकर थक जाओ और दोनों के दोनों बराबर मिले, तो फिर क्या करो कि अपने दिल दिमाग की तसल्ली के लिए सोनू और मोनू को बराबर बराबर हिस्सा दे दो और बात खत्म करो। ये कह रहा है रूल 3। पहले क्या देखोगे? असेंडेंट्स किसके कम है उसे दे देंगे, तो असेंडेंट्स जिसके भी कम होते उसको चला जाता। फिर क्या देखोगे? डिसेंडेंट्स किसके कम है वो दे देते। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो शुरू में ही बराबर नहीं कर दोगे। अगर फैसला नहीं हो पा रहा है असेंडेंट डिसेंडेंट के हिसाब से, तो दोनों को बराबर बराबर दे दो। अब बताओ क्लियर हो या नहीं? अब तो ऑलमोस्ट क्लियर नहीं हो, तथागत आप कंफ्यूज नहीं हो, अब तो प्रॉपर क्लियर हो ना। टेल मी एवरीबॉडी। रिलेशन में बेटा उनके क्लास 1 क्लास 2 एयर तो जिंदा थे नहीं, तो ये एग्नेट कॉग्नेट में से ही उठाए हुए 2 रिश्तेदार थे। ऐसा कोई इनसे रिश्ता स्पेसिफाई नहीं है। मान लो ये तो चिंटू के या तो एग्नेट्स में से कुछ होंगे या कॉग्नेट्स में से कुछ होंगे, क्योंकि अगर रिश्ते में कुछ ऐसे लगते जैसे क्लास 1 क्लास 2 के एयर, तो उन्हें ही चला जाता ना। अब बेचारे चिंटू के क्लास 1 क्लास 2 तो जिंदा थे ही नहीं, तो फिर हमें क्या देखना पड़ता है कि क्लास 1 को नहीं दे पा रहे हैं, क्लास 2 को नहीं, तो एग्नेट कॉग्नेट में से कोई भी तो दूर दूर तक जिंदा है तो उठा लो। ये वही दूर के 2 लोग उठाए हुए थे, इसीलिए हमें चुनाव करना पड़ा था। ऑलराइट तथागत, पारुल, जतिन बताइए क्लियर हो? थर्टीन स्किप करेंगे आप लोग, 14 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 14 में भी ना बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, 13 छोड़ दो, 14 पढ़ो। हाँ जी, एक कहानी सुनाती हूँ। एक थी, क्या नाम रखूँ? एक तो नाम को लेकर ना मुझे ऐसा लगता है कि किसी का नाम ना निकले। जलेबी। एक लड़की थी जिनका नाम जलेबी था, और लंबा नाम है, लिया लेने में बार बार स्टोरी। चलो स्टोरी पे ध्यान दो आप। अब जलेबी जी जो थी उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद उनके पति की प्रॉपर्टी, उनको जब पति की डेथ हो गई तो उनको देने का कोई ऐसा रिवाज तो था नहीं कि पत्नी लेंगी। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा और लोगों ने सोचा कि चलो नहीं दे देते हैं, ये तो पत्नी है। तो पति की डेथ के बाद जो जलेबी थी उनको प्रॉपर्टी दे दी गई। अब जब उनको प्रॉपर्टी दे दी गई, हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 80s की। 18 लाइक कोई भी ईयर मान लो, इतना पुराना, 1801 टू 10 जो भी आपके मन में आए। तो अब क्या हुआ, कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? जलेबी के पास आ गई। तो वो उसको कैसे यूज कर सकती हैं? वो उसको ऐसे यूज कर सकती हैं, अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, विधवा है वो, अब अपने घर तो जा नहीं रही हैं, तो जो पति की प्रॉपर्टी है जब तक वो जिंदा है जलेबी जी, तब तक वो उस प्रॉपर्टी को यूज करेगी। और जब उनकी डेथ हो जाएगी ना, तो वो प्रॉपर्टी जो पति के एक्चुअल एयर्स होंगे उनको चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहा मैंने? जब तक मिसेस जलेबी जो आपकी विडो हो चुकी हैं, जब तक वो जीवित है तब तक वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी जलेबी जी की, तो वो प्रॉपर्टी किसको दे देंगी? जो उनके पति के एक्चुअल एयर होंगे। अब पति के एक्चुअल एयर कौन हो सकते हैं? बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, और बहन भाई हो सकते हैं, जो भी XYZ, वो नहीं है मैटर। अब जब पति की डेथ के बाद जलेबी जी को पति की प्रॉपर्टी मिली, और
उनकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई। अब डॉक्टर ने मांगे बहुत सारे पैसे और इलाज का खर्चा। अब किसी ने जलेबी जी से कहा कि अब जब इतनी बीमार हो और आपके आगे पीछे कोई है भी नहीं, आपके बच्चे भी नहीं हैं, तो एक काम करो, ये जो पति की संपत्ति मिली है इसमें से आधा खेत बेच दो और आधा खेत बेचकर अपना इलाज करा लो। आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब, अब आपके पति तो रहे नहीं, अब आपकी सारी संपत्ति पति की आपकी है। लेकिन अब मान लीजिए जलेबी जी जाती हैं कोर्ट के या पंचायत के पास, तो उनको वहां जाकर पता लगता है कि जो प्रॉपर्टी मिली है ना उन्हें हस्बैंड की, वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है उस पे। पति की प्रॉपर्टी मिली है, वो उस पे क्या राइट रखती हैं? सिर्फ इंजॉयमेंट का, सिर्फ यूज का। वो उस संपत्ति पे रह सकती हैं, इंजॉयमेंट का राइट है। ना तो वो उसे सेल कर सकती हैं, ना विल कर सकती हैं, ना गिफ्ट कर सकती हैं, ना किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं, ना ट्रांसफर कर सकती हैं। ये बात जलेबी जी को पता लगी और यानी सीधा सीधा कि जलेबी जी ने वहां पर एक बात बोली कि मेरे और मेरे हस्बैंड के तो बच्चे भी नहीं है। अब हस्बैंड मेरे रहे नहीं, प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, तो मेरे बाद कौन होगा इस संपत्ति का? तो उन्हें बताया गया कि आपके ही तो बच्चे नहीं है, आपके पति के माता पिता को चली जाएगी, उनके बहन भाई को चली जाएगी, लेकिन ना आप लिमिटेड ओनर हैं, आपका पोजेशन है, यूज करिए। आप बीमार हैं या कुछ है, आप इस सो एंड सो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती हैं। तो ये थी एक पोजीशन एक जमाने की। अब हमारे पास काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 14 के बाद, जब आपके पास हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन नंबर 14 है, तब जलेबी जी की लाइफ पर आते हैं। सेम स्टोरी है, जलेबी जी के बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ हो गई, मान लो बच्चे हैं भी, नो मैटर, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हस्बैंड की डेथ के बाद वही जो क्लास 1 एयर में आती है जलेबी जी, विडो हैं वो, तो उनकी तो क्लास 1 एयर में है, तो जो जलेबी जी का हिस्सा था वो उनको मिल गया। मान लो चिंटू की ही पत्नी थी वो, अब चिंटू की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा उसकी विडो का भी था। बच्चों को जा रहा है नहीं जा रहा है बात की बात है, हमारा भी वो कंसर्न है भी नहीं। तो चिंटू की डेथ के बाद उनकी वाइफ जलेबी को चिंटू की जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसमें क्लास 1 एयर में विडो आ रही थी वो, तो जितना हिस्सा बनता था वो उनको मिल गया। अब जब उनको प्रॉपर्टी में मान लो 12 करोड़ बैठ रहा था ना, तो 12 करोड़ का हिस्सा अगर जलेबी को मिला, अब वही वो बीमार हो गई और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों ने सजेस्ट किया कि काम करो, जो पति से प्रॉपर्टी इनहेरेंट की है ना आपने, उसको बेच दो, उसको बेच के अपना इलाज करा लो, आधी बेच दो, आधी से अपना खर्च उठा लेना। अब आप जिस टाइम में हैं, ये जिस जलेबी जी की बात हो रही है चिंटू की पत्नी की, तो वो उस जमाने में है जहां पे आपके पास हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 और उसमें आपके पास सेक्शन नंबर 14 भी है। और सेक्शन नंबर 14 कहता है कि जो प्रॉपर्टी है फीमेल हिंदू की, यानी जलेबी जो है चिंटू की पत्नी, वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर हैं। अब वो बेचें, जलाएं, विल करें, खा जाएं, फेंक दें, कुछ भी करें, नाउ जलेबी जी एब्सोल्यूट ओनर हैं और बिल्कुल अगर वो चाहें तो आधी प्रॉपर्टी बेचेंगी और आधी प्रॉपर्टी बेचकर अपना इलाज करा लेंगे। वो चाहेंगी तो पूरी प्रॉपर्टी बेच देंगे, अपना इलाज करा लेंगे, नहीं कराएंगे, वो उसको मजे के लिए बेचनी है। मॉरल ये है कि जलेबी जी का राइट है, अब जो प्रॉपर्टी उन्होंने इनहेरेंट की है वो लिमिटेड ओनर नहीं है अब उस पे। अब ये एक्ट आने के बाद, सेक्शन नंबर 14 आने के बाद वो एब्सोल्यूट ओनर है। तो पहले अलग था, अब आज जब एक्ट है तो जो स्त्री है, जो फीमेल है, एक हिंदू फीमेल है, चाहे उसने प्रॉपर्टी इनहेरेंट की है, सक्सेशन से ली है, वो कैसे भी है उन पे प्रॉपर्टी, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर है। विल में कई बार अगर किसी को प्रॉपर्टी दी जाती है तो थोड़ी सी कंडीशन लिख दी जाती है कि भाई लिमिटेड ओनर होंगी, ये यूज करेंगी जब तक जिंदा है, जब यूज कर लेंगी तो उसके बाद इसको मेरे बच्चों को दे देंगी या अपने बच्चों को दे देंगी, तो वो विल की बात अलग है। अगर पहले से ही कुछ मेंशन है तो अलग है। जनरली जब एक विडो अपने पति की प्रॉपर्टी इनहेरेंट करती है, जब एक लड़की अपने फादर की, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी इनहेरेंट करती है आज, ठीक है, तो आज वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होती है। उसी को हम कहते हैं स्त्री धन।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्त्री धन का कॉन्सेप्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहाँ है, तो सेक्शन नंबर 14 में है। और जब तक कोई क्लॉज ऐसा नहीं दिया है कि जो आपको लिमिटेड ओनर, अब मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी विल करती हूँ अपनी बेटी को, तो मैं विल में दूंगी, अगर वो मेरी प्रॉपर्टी इनहेरेंट करेंगी मेरी बेटी, तो वो एब्सोल्यूट ओनर होगी। लेकिन अगर मैं उसको विल में दूंगी, गिफ्ट में दूंगी, तो मैं चाहूँ तो उसको लिमिटेड ओनर बना सकती हूँ जनरली। अब जो प्रॉपर्टी आप अपने पति की, पिता की इनहेरेंट करते हैं, अब लड़कियां एब्सोल्यूट ओनर होती हैं। अब वो धर्म से गवर्न नहीं होगी, अब वो होंगी सक्सेशन एक्ट से, ठीक है। तो ये स्त्री धन का कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन नंबर 14 में दे रखा है। क्या कह रहा है? एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू वेदर रिक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, फर्क ही नहीं पड़ता, अब वो फुल ओनर हैं उसकी और लिमिटेड ओनर नहीं है, तो अब जलेबी जी उसको बेच सकती हैं, अपना इलाज करा सकती हैं, ठीक है। अब ये ही है प्रॉपर्टी मूवेबल, ये सारी, बस ये ध्यान रखो कि स्त्री धन का कॉन्सेप्ट है इसमें। मुझे बताओ क्लियर हो सेक्शन नंबर 14 में? सेक्शन नंबर 14 ऐसा है, सेक्शन नंबर वाइज याद रखना, ठीक है। सेक्शन नंबर वाइज याद रखना। स्त्री धन का कॉन्सेप्ट कहाँ है? सेक्शन 14 में। टेल मी एवरीबडी, सेक्शन नंबर 14 क्लियर है या नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद आ जाते हैं 15 पे। देखो एक बात सुनो, अभी तक क्या पढ़ा? चिंटू। चिंटू कौन था? हिंदू मेल था। उसकी प्रॉपर्टी कैसे जा रही थी? दोबारा रिपीटिंग, अभी तक क्या पढ़ा? सक्सेशन। कैसे? चिंटू के बारे में। चिंटू कौन था? एक हिंदू मेल था। कौन था चिंटू? हिंदू मेल था। और हिंदू मेल की प्रॉपर्टी कैसे जा रही थी? क्लास 1 एयर को जा रही थी। अगर क्लास 1 एयर में कोई जिंदा नहीं है तो क्लास 2 एयर को जा रही थी। अगर क्लास 2 एयर में भी कोई जिंदा नहीं है तो एग्नेट कॉग्नेट को जा रही थी। समझ गए हम? समझ आता है। अब चिंटू हिंदू मेल था। आई एम रिपीटिंग, अभी तक आपने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट किया था और 13 तक आपने हिंदू मेल के बारे में पढ़ा, क्लास 1 क्लास 2 एयर ये सब। अब हम पढ़ रहे हैं हिंदू फीमेल के बारे में। अब चिंटू नहीं है, अब यहाँ पे चुटकी है, ठीक है। चिंटू नहीं है, अब यहाँ पे हमारे पास एक फीमेल हिंदू है, चुटकी है, जिसको लेकर एक चीज बिल्कुल लिख लो, याद करो कि जब फीमेल हिंदू की बात आती है तो क्लास 1 क्लास 2 ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता, उसकी अपनी अलग लिस्ट प्रोवाइड है। तो हिंदू मेल चिंटू के लिए क्लास 1 क्लास 2 एयर्स एग्नेट कॉग्नेट, ठीक है, सब था। क्लास 1 को दे दो, नहीं जिंदा है तो क्लास 2 को दे दो, नहीं जिंदा है तो एग्नेट कॉग्नेट को दे दो, समझ आ गया। लेकिन ये हिंदू मेल के लिए था, सिर्फ हिंदू मेल के लिए था क्लास 1 क्लास 2 वाला, कि पहले क्लास 1 को जाएगी, फिर 2 को जाएगी, फिर एग्नेट कॉग्नेट को। लेकिन फीमेल हिंदू जो कि चुटकी है, नाम अच्छा नहीं लग रहा है, फीमेल हिंदू जो कि कुछ भी हैं, तो उनको क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से नहीं जाती। ऐसा नहीं है फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी, अब अगर एक फीमेल हिंदू है उनकी प्रॉपर्टी पहले क्लास 1 को देखी जाएगा, अगर कोई जिंदा नहीं है 2 को नहीं, ये नहीं होगा, उनका अपना अलग हिसाब है। अब देखते हैं, तो क्लास 1 क्लास 2 अब हिंदू मेल तक ही रखना। क्या देखा जाएगा इसमें? सबसे पहले अगर एक हिंदू फीमेल की डेथ होती है तो हिंदू, पता है हिंदू मेल में क्या होता है कि अगर तुम्हें मेल का चिंटू मिंटू कुछ भी कर लो, फीमेल में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि वो जो इनकी डेथ हुई है, मान लो वो थी मिस ए, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले उनके बच्चों को देखा जाएगा। तो जो हमारी फीमेल हिंदू हैं, ऐसा नहीं है मिस ए जो हैं, ऐसा नहीं है कि पहले क्लास 1 एयर में जाएगी 2 में, नहीं, ऐसा नहीं देखेंगे हम। एक फीमेल हिंदू की डेथ के बाद सबसे पहले किसे देखेंगे? बेटा बेटी, और उनके अगर कोई प्री डिसीज्ड सन है ना और डॉटर हैं तो उन्हें भी देखा जाएगा, उनसे पहले अगर मर चुके हैं वो। और तीसरा है उनके हस्बैंड। ये कैटेगरीज को सबसे पहले देखा जाएगा। अब मिस ए की जो थी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी इनकी भी,
तो इनके बेटों को जाएगी, बेटियों को जाएगी। अगर पहले कोई बच्चा मर चुका है, कैसे मर चुका है? ये जो ए है फीमेल है, ये नाम को याद आ जाता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन चलो, इनकी एक डॉटर है, एक सन है और एक सन 2 है। इनके सन 1 की डेथ हो चुकी है, तो और एक इनके हस्बैंड भी हैं। तो जो मिस ए की प्रॉपर्टी है, अब मान लो इनकी डेथ हो चुकी है, इनका एक बेटा है, तो मिस ए की जो डेथ हुई है, इनकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? इनकी बेटी को देंगे, इसको इमेजिन करेंगे कि जिंदा है तो उसकी वजह से इसको देंगे, इसको देंगे और इसको देंगे। इन 4 लोगों को इसकी प्रॉपर्टी देंगे। और वो ब्रैकेट वाली बात कह रही है आपसे कि अगर इनकी डेथ हो चुकी है तो इसको भूल नहीं जाना, इसके आगे पीछे अगर कोई है तो उसको दे दो इसका हिस्सा। तो क्या कह रहा है? फर्स्टली अपॉन दिस सन्स एंड डॉटर, बच्चे देखो उसके, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ एनी प्रीडिसीज सन और डॉटर, ठीक है, एंड दी हस्बैंड, इन लोगों को इन महिला की प्रॉपर्टी दे दो। अब अगर ये लोग नहीं है फिर क्या होगा? मान लो ये जो हमारी ए हैं, यही जलेबी हैं, ये मिस जलेबी हैं, इनके ना तो बेटा है ना बेटी है ना कोई ऐसा प्री डिसीज सन डॉटर, ऐसा कुछ भी नहीं, और इनका हस्बैंड भी नहीं है। तो अब किसको देंगे इनकी प्रॉपर्टी? फिर देखी जाएगी अगर कोई एयर जिंदा है हस्बैंड के। तो अब अगर जलेबी जी के हस्बैंड के कोई एयर जिंदा है, अब पहले वाली कैटेगरी में नहीं है तो इन्हें दे दो। अब सोचो ये लोग भी जिंदा नहीं है तो इनके माता पिता को दे दो। किन के माता पिता को? जलेबी जी के माता पिता को, ठीक है। पहले तो हस्बैंड के एयर देख रहे हैं आप, हस्बैंड के एयर्स में कौन आता है? हस्बैंड के माता पिता ही आता है ना। हस्बैंड के माता पिता जो भी लीगल एयर हैं हस्बैंड के, उनको दे दो। और अगर हस्बैंड के लीगल एयर्स भी नहीं है तो फिर इनके जलेबी जी के खुद के माता पिता को दे दो। अब सोचो ये लोग भी जिंदा नहीं है तो फिर किसको दो? इनके जलेबी जी के पिता के तो कोई एयर जिंदा होंगे, उनको दे दो। और अगर पिता भी नहीं, पिता के एयर्स भी जिंदा नहीं है तो इनकी मदर के अगर कोई एयर्स हैं, मदर के माता पिता यानी नाना नानी, या इनके मदर के भाई यानी इनके मामा जी मौसी जी, कोई तो जिंदा होगा, उनको दे दो। तो ये कुछ कैटेगरी हैं कि वो कह रहे हैं इन लोगों को दे दो। तो क्या देखा आपने? एक जलेबी जी थी जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। तो अब उनकी प्रॉपर्टी को कैसे देना है आपको सक्सेशन में? सबसे पहला जो अधिकार है उनके बच्चों का है, यानी बेटे बेटियां, उन्हें दो। अगर कोई पहले से मर चुका है उसका जो बच्चे बच्चे बचे हैं उसको दे दो, उनके हस्बैंड को। और इनको जो एक कैटेगरी में लोग हैं ना वो सबको इक्वली मिलता है। अब पहली कैटेगरी में जो है मिस जलेबी के बेटी है, बेटा है, एक जिसकी डेथ हो चुकी है और एक दूसरा बेटा है और एक हस्बैंड है, तो ये सब इक्वल फूटिंग पे हैं, सबको बराबर। ये 4 लोग हैं ना तो 1/4 डिवाइड होगी प्रॉपर्टी, ठीक है, सबको इक्वली मिलेगी, कोई किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं है। हाँ, अगर पहली कैटेगरी में नहीं है तो दूसरी देखो, दूसरी के लोग भी नहीं है तो तीसरी में देखो, तीसरी के भी नहीं है तो चौथी में देखो, चौथी के भी नहीं है तो 5वीं में देखो। अब एक बात ये है, मान लो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, बस ये होते जो जलेबी जी हैं उनकी एक बेटी होती और एक पति होता, तो आपके ये जो फर्स्ट कैटेगरी में कौन 2 लोग जिंदा है? बस बेटी जिंदा है और हस्बैंड जिंदा है। तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है ना इन दोनों को ही चली जाती, आधी आधी पहले एक और अगर इन केस ये भी जिंदा नहीं होंगे, जलेबी जी की बेटी तो जिंदा है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अकेली बेटी को मिल जाएगी कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 में अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी जिंदा है ना, प्लीज मार्क माय वर्ड, ध्यान से मेरी बात सुनो, कैटेगरी 1 में अगर कोई एक पर्सन भी जिंदा है ना तो सारी प्रॉपर्टी उस एक इंसान को चली जाती है, ठीक है। कैटेगरी नीचे नहीं आओगे फिर आप देखने। अब अगर इन अदर सिनेरियो, अगर मैं जलेबी जी की बेटी भी नहीं है, तो अब आपने क्या देखा कि कैटेगरी 1 में से जलेबी जी का कोई नहीं है, तो फिर उनके पति के एयर्स को चली जाएगी। अब पति के एयर्स कौन है? पति के एयर्स में आ जाते हैं पति के माता पिता, पति के बहन भाई, ये सारी चीजें आ जाती है ना पति के एयर्स में, तो उन्हें चली जाएगी। लेकिन एक लॉजिकल बात करते हैं, ये तो ठीक कह रहा है जो कह रहा है,
कुछ तो इस रूल में गड़बड़ लग रही है मुझे। सोचो सोचो एक तरीके से कि जो जलेबी जी हैं उनके पास जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो उनके पिता से उनको मिली थी, मतलब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से की थी इनहेरेंट, या उनके पिता खुद के पिताजी से की थी, मतलब वो पिता की साइड से आई है उनके पास। अब जलेबी जी की डेथ हो गई। जलेबी जी की डेथ के बाद जलेबी जी की डेथ के बाद जो है क्लास सॉरी कैटेगरी ए में तो कोई है नहीं, ये पूरी कैटेगरी का तो कोई इंसान ही जिंदा नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ चलो समझ आता है कि कैटेगरी 1 में कोई जिंदा नहीं है। कैटेगरी ए में कोई भी जीवित नहीं है अभी। तो अब कैटेगरी 2 क्या कह रही है कि एयर्स ऑफ हस्बैंड। मान लो हस्बैंड के एयर में 2 लोग जिंदा हैं, हस्बैंड के फादर और हस्बैंड की मदर। ठीक है, एक मोटे तौर पे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन ये जो जलेबी जी की जो प्रॉपर्टी है ना 50 करोड़ की, वो उनके फादर से मिली थी उनको। क्या एक जनरल उसमें बात समझी, क्या ये फेयर होगा? ये लिखा तो है ठीक है, हमें समझ आ रहा है, लेकिन जलेबी जी थी जिनको उनके पिताजी से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी। अब उनकी डेथ हो गई, अब ना उनके बेटा है, बेटी भी नहीं है, उनका पति भी जीवित नहीं है। तो अब हमारा एक्ट ये कह देता है कि उनके हस्बैंड के एयर्स को दे दो। अब मिली तो पिताजी से, दे दो सास ससुर को, तो लॉजिकल नहीं है ना ये बात। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो इनहेरेंट की है एक फीमेल हिंदू ने अपने पिताजी से, तो भाई देखो वो फिर उसके इन लॉज को मत दो, है ना, फादर से की है या मदर से की है। तो अब अगर जलेबी जी का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, और उनके कोई प्रीडिसीज सन भी नहीं है, और उनके हस्बैंड, मतलब यहाँ तक कि चलो हस्बैंड भी जिंदा है, लेकिन फेल तो नहीं होगा। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जो फीमेल हिंदू है जलेबी जी, उन्होंने इनहेरेंट की थी अपने माता या पिता से। तो अब उनकी डेथ पे जब उनके बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, सन और डॉटर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो अब इनके 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हस्बैंड को दे दोगे, और हस्बैंड नहीं है तो क्या इनके फादर इन लॉ को दे दोगे? ये तो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना कि पिताजी से की है इनहेरेंट, अब सब पति को मिल गया, अब सब ससुर जी को मिल गया, अब उनकी सासू माँ को मिल गया। तो ये कह रहा है कि नहीं ऐसा मत करो। अगर जलेबी जी की डेथ हो गई है और वो ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने अपने माता पिता से इनहेरेंट की थी, तो अब ये प्रॉपर्टी हस्बैंड को मत दो या हस्बैंड के एयर्स को मत दो, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। बल्कि ऐसा करो कि उनके पिताजी के ही एयर्स को दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से माताजी से ही इनहेरेंट की थी, और अब वापस उनके पिताजी के एयर्स को दे दो। एग्जाम्पल से समझते हैं अगर टफ लग रहा है तो। जनरल रूल समझो। जनरल रूल क्या है कि जलेबी जी की डेथ हो चुकी, अब इनके सन या डॉटर या हस्बैंड को जाएगी सबसे पहले प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नहीं है बच्चे जलेबी जी के, हस्बैंड है अभी, और सेकंड उसमें ए में जाती है ना, इनमें बी में जाती है किसको? एयर्स ऑफ हस्बैंड को। ए में किसको जानी चाहिए जलेबी जी की प्रॉपर्टी? बेटे बेटी को या पति को। और बी में अगर ए में कोई ना हो तो बी में हस्बैंड के एयर्स को, एयर्स ऑफ हस्बैंड। लेकिन अब क्या है, जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, ये इनको इनके पिताजी से मिली थी या इनको इनकी माताजी से मिली थी। अब बच्चे तो है नहीं, इनकी डेथ हो गई। अगर एक्ट को फॉलो करोगे तो ये माँ बाप से मिली हुई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी या तो पति ले जाएंगे, पति के एयर्स ले जाएंगे, पति नहीं है तो लॉ इस बात को मना कर रहा है। लॉ कह रहा है कि जलेबी जी ने अगर ये प्रॉपर्टी अपने माता पिता से इनहेरेंट की है ना, और जिस सूरत में कि उनके बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो बच्चों को दे दो, बच्चे नहीं है ना तो पति को या पति के एयर्स को मत दो, थोड़ा फेयर रहो। यानी फिर जब माता पिता से करिए तो पिता के ही एयर्स को दे दो, उनका
क्योंकि भाई प्रॉपर्टी तो उन्हीं की है, काम माल तो उन्हीं का ही है ना। बताओ क्लियर हो या कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी? टेल मी क्लियर, या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? टेल मी क्लियर है हम या कंफ्यूजन है? बहुत कंफ्यूजिंग लाइफ है भाई जलेबी जी की। ओके तथागत, जतिन, पारुल, बताओ तभी आगे बढ़ाऊंगी। एक और एग्जाम्पल दे दूं? ओके जतिन, ओके पारुल, एग्जाम्पल देखो, बात समझो। अगर मैं हूं, मेरे पिता ने मेरे पिता ने या मेरी माता जी से मुझे प्रॉपर्टी मिली। उनके 2 जमीनें थी, 2 घर थे उनके, जिसमें से एक घर मैंने इनहेरिटेंस में ले लिया और वो घर मुझे मिल गया। समझ रही हो? मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी से मुझे इनहेरिटेंस में क्या मिला? एक घर मिला। अब मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद आया कि मेरे बाद किसका है वो, जो कि घर मुझे किसने दिया था? मेरे पिताजी के इनहेरिटेंस से मिला था, क्योंकि मैं अपने पिता की कोपार्टनर हूँ ना, तो मुझे मेरा शेयर मिल गया मेरे पिताजी के डेथ के बाद। तो मेरा हिस्सा था, मेरे हिस्से में 1 करोड़ का घर आया। अब मैं उसकी एब्सोल्यूट ओनर हूँ। मैं एब्सोल्यूट ओनर हूँ, तो यानी मेरी प्रॉपर्टी को मेरे बाद मेरे बच्चे या मेरे जो एयर्स हैं वो इनहेरिट करेंगे। तो जो रूल है वो ये है कि मेरी प्रॉपर्टी को कौन लेगा? मेरा बेटा बेटी जो भी है, दोनों है तो दोनों, और मेरा पति। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अब मेरे बच्चे नहीं हैं, ना मेरा बेटा है ना बेटी है। तो इस सूरत में क्या है ना हमारे एक्ट में कि अगर मेरा बेटा बेटी नहीं है तो फिर तो मेरे हस्बैंड बचे। अब वो घर तो मैंने अपने पिताजी से इनहेरिट किया था। अच्छा लगेगा कि मेरे पिता की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे बच्चे होते तो ऑफकोर्स उन्हें ही जाती, बट अभी बच्चे नहीं है, पति है। तो जो सुनने में फेयर लग रहा है कि मेरे पिताजी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो मैंने इनहेरिट की थी वो मेरे पति को चली गई। नो, या पति भी नहीं है तो पति के एयर्स को चली गई। ये बात सुनने में भी नहीं ठीक लगी। मेरे पिता की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मेरे बच्चे नहीं है, उस केस में वो प्रॉपर्टी मेरे पति को या मेरे पति के पेरेंट्स को या एयर्स को चली गई। तो ये चीज तो सुनने में भी नहीं अच्छी लग रही है ना। तो इस चीज का फेयर एक इन्होंने क्लॉज 2 निकाला, और उसका फेयर प्रोविजन इन्होंने क्या बनाया ना कि अगर लड़की ने, जो फीमेल हिंदू है जिसने पिताजी से इनहेरिट की है ना प्रॉपर्टी, अपनी माता जी से की है, तो अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसके पति को मत दो वो, या उसके पति के एयर्स को मत दो। फेयर बात ये होगी कि पिता से इनहेरिट की थी ना, तो पिता के ही एयर को दे दो। बताओ पारुल, क्लियर हो? पारुल क्लियर? चलिए, ऐसे ही आपका दूसरा वाला भी क्या कह रहा है, दूसरे क्लॉज में भी ये बात हो रही है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी जो है अपने पति से इनहेरिट की है ना, मेरे पति के बाद वो प्रॉपर्टी मुझे मिली है, तो मैंने वो 1 करोड़ का घर मैंने अपने पिता से नहीं, अपने पति से इनहेरिट किया है। मेरे पति के बाद वो घर मुझे मेरे पति से मिला है, या फिर मुझे अपने ससुर जी से मिला है। कोई प्रॉपर्टी थी, एक घर था जिसकी कीमत है 1 करोड़। एक घर पर एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। 1 करोड़ रुपए का था, और मेरे पति से या अपने ससुर जी से मैंने इनहेरिट किया है। इन दोनों के बाद वो मेरा हो गया, या इसके बाद मेरा हो गया, या इनके बाद मेरा हो गया। अब मेरे कोई बच्चे नहीं है, ना मेरे सन है ना डॉटर है, तो ये जो घर है ना, ये इनहेरिट पति से किया है या ससुर से किया है? ये प्रॉपर्टी मेरे ससुराल वालों की ही हो गई। तो सही तरीका ये है कि अगर मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरे कोई प्री डिसीज सन डॉटर के भी कुछ नहीं है ना, तो फिर ये ना मेरे हस्बैंड के ही एयर को वापस चली जाए। जैसे जब पापा से इनहेरिट की थी तो पापा के ही एयर्स को जा रही थी ना, अब यहाँ पे पति से या पति के पिता से इनहेरिट करेंगे ना, तो उन्हीं के ही एयर्स को वापस कर दो। ये फेयर है। जिस जिस खानदान से, जिस
लाइन से मेरे पास आई है ना, मेरे बाद अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो वो उसी लाइन में वापस दे दो। पिता या माता से मिली है और मेरे खुद के बच्चे हैं नहीं, तो उन्हीं के एयर्स को सक्सेशन में चली जाएगी। और अगर मुझे मेरे पति से या ससुर से मिली है और मेरे बच्चे नहीं हैं, तो फिर ये मेरे हस्बैंड के एयर्स को दे दो। ये फेयर रूल बनाया है एक, दो इसमें। बताओ, क्लियर हो? हाँ जी, क्लियर। सेकंड वाला भी ठीक लग रहा है ना? तब तो नहीं लग रही यहाँ तक? ओके बाबू। अब जलेबी जी की कहानी में आएगा एक और अजीब सा। देखो, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, इस बात को बिना दिल पे लिए सुनना। चिंटू जी थे, पहले ही एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था ना चिंटू की दो वाइफ के बारे में, याद हो तो। लेकिन वो बच्चा फिर भी लेजिटिमेट था। क्या पढ़ा था हमने चिंटू के बारे में? चिंटू की दो पत्नियां थी। एक तो जलेबी, जो कि लॉफुली वेडेड वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी, जो इनके जीते जी, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है, इनके जीते जी इनकी पत्नी थी और इनके बाद इनकी विडो बन गई। पत्नी का दर्जा भी इन्हीं का ही था और विधवा का दर्जा भी इन्हीं का ही। दूसरी तरफ थी वाइफ टू, और जो कि कब हुआ है? आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये तो पत्नी है ही नहीं, वॉइड, वाइफ का दर्जा तो है ही नहीं इनका। तो हमने पढ़ा था लास्ट, अगर आपको याद हो, कि इनको एक बेटा था और ये बेटा बिल्कुल लेजिटिमेट माना गया, क्योंकि शादी तो वॉइड थी। यहाँ तक तो स्टोरी आपको याद होगी। चिंटू की दो पत्नियां थी, एक तो जलेबी थी और एक वाइफ टू थी। जलेबी एक लॉफुल वेडेड वाइफ थी, पहली वाइफ थी जिनको चिंटू के जीते जी उनकी वाइफ माना गया, और चिंटू के डेथ के बाद उनकी विधवा होने का अधिकार भी इन्हीं को ही मिला। लेकिन जो वाइफ टू थी, वो हिंदू मैरिज एक्ट के बाद दूसरी शादी करी है चिंटू ने, तो वो तो बिल्कुल वॉइड हो गई, वो तो इनकी पत्नी कहलाई ही नहीं। लेकिन इनको ना एक बेटा था। अब भले ही शादी वॉइड होती है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि बच्चा लेजिटिमेट माना जाता है, तो ये बच्चा तो लेजिटिमेट हुआ। ये स्टोरी तो क्लियर थी। ये जो बच्चा है, ये जलेबी का क्या हुआ? प्लीज लिखना, एक बारी बताना मुझे कि ये जो बच्चा है, ये जलेबी का क्या हुआ? ये जो लेजिटिमेट सन है, ये जलेबी का क्या लगा? टेल मी एनीबॉडी। तो ये जो जलेबी जी हैं, ये बच्चा जलेबी जी का हुआ स्टेपसन, राइट? अब हमने क्या पढ़ा था कि चिंटू की प्रॉपर्टी में तो भाई इसका हिस्सा होगा। चिंटू की प्रॉपर्टी तो ये इनहेरेंट करेगा, क्योंकि चिंटू का तो ये लेजिटिमेट सन है। चिंटू की तो प्रॉपर्टी इनहेरेंट करेगा ये, चिंटू का तो लेजिटिमेट सन है। चिंटू के साथ टाइटल में फॉल्ट नहीं है, चिंटू का बिल्कुल लेजिटिमेट सन है, चिंटू की प्रॉपर्टी में पक्का हिस्सा लेगा। लेकिन जलेबी का तो ये स्टेप सन है। अब जब जलेबी जी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जा रही है इनहेरिटेंस में, तो क्या जलेबी की जो खुद की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसकी ये एब्सोल्यूट ओनर है, उसमें क्या स्टेपसन का हिस्सा है? यस और नो? टेल मी ऑल ऑफ यू। बचना मत इस क्वेश्चन से, अपना आंसर लिखो। क्या जो जलेबी की खुद की एब्सोल्यूट जिसकी वो ओनर है, उस प्रॉपर्टी में, चिंटू की में तो है, देखो चिंटू का तो ये लेजिटिमेट बच्चा है, तो क्या जलेबी जी की प्रॉपर्टी में इस स्टेप सन का कुछ है? ए कैटेगरी में जो सन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो, यहाँ पे जो जलेबी की प्रॉपर्टी जानी है, फीमेल हिंदू जो है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड सन लिखा है, क्या ये स्टेप सन भी आएगा इसमें? क्या इसका मतलब स्टेप सन भी है? जतिन कह रहे हैं नो, बाकी पारुल तथागत जल्दी लिखो अपना आंसर। एक एक वर्ड टाइप करना है। जतिन और पारुल, सॉरी तथागत और पारुल, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जतिन का आंसर आ चुका है हमारे पास।
हाँ और ना लिखो, बस बिल्कुल कहानी नहीं सुनाना कमेंट में। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि यहाँ आएगा, यहाँ आप जाएंगे ही नहीं, यहाँ बताओ, ए कैटेगरी में बताओ, सिर्फ बी की बात मत करो। मैं तो खुद कह रही हूँ कि चिंटू का तो है उससे रिश्ता, तो ए कैटेगरी में नो, ठीक है। चिंटू का रिश्ता हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पति के एयर्स में तो वो है ही, हमने वो पढ़ लिया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नो। देखो सही बात है, नहीं मिलेगा इनको जलेबी जी की प्रॉपर्टी में हिस्सा। तो एक केस था हमारा नैनालू कृष्ण वर्सेस के देवराज, 2018 का केस था, जिसने साफ साफ कहा कि सन डज नॉट इंक्लूड स्टेपसन। तो ये जो सन है यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड स्टेपसन। उनका खुद का बच्चा हो तो ठीक है, स्टेपसन नहीं इंक्लूड होगा। वेरी गुड एवरीवन, पालुल तथागत जतन। हाँ सेकंड हस्बैंड के एयर है तो हस्बैंड का तो वो एयर है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चिंटू से तो उसका लेजिटिमेट रिश्ता है। तो ये हो गया सेक्शन 15 भी। अब सेक्शन 18 पे आते हैं हम। पीछे आपको सब छोड़ देना है, जो मैं छोड़ दी वो सब छोड़ दो, 16 17 पढ़ो ही मत, अपने लिए परेशानी मत बनाओ किसी भी चीज को। 18 पढ़ते हैं हम आराम से। फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड। मैं हूं, मेरे 2 भाई हैं, ठीक है, नहीं जलेबी कोई रखते हैं, जलेबी हैं। अब जलेबी जी के 2 भाई हैं, ब्रदर 1 ब्रदर 2। ब्रदर 1 है इनके फुल ब्लड और ब्रदर 2 है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड में ही यूटेराइन ब्लड इंक्लूड है, यहाँ पे ध्यान रखना। फुल ब्लड यानी इनकी मदर और फादर सेम है। हाफ ब्लड में इनकी मदर तो डिफरेंट है और फादर सेम है। यूटेराइन ब्लड को भी यहीं डाल लेना, इसी कैटेगरी में आते हैं वो लोग। तो जो जलेबी जी की प्रॉपर्टी है, अगर किसी कारण से उनके भाइयों को देनी पड़ी, अगर कोई और एयर नहीं है, हस्बैंड बच्चे बच्चे कुछ नहीं मिल रहे हैं, इस कैटेगरी में देनी है, तो उनका जो ब्रदर 1 है, जो उनका फुल ब्लड ब्रदर है, वो प्रेफर किया जाएगा इसके ऊपर। नो मैटर कि उनके टर्म्स इससे अच्छे थे, इससे उतने अच्छे टर्म्स नहीं थे, नहीं, हम टर्म वर्म कुछ नहीं देख रहे हैं। ये इंसान इससे जलेबी जी से फुल ब्लड है, माँ बाप दोनों सेम हैं इनके, तो ये हमेशा प्रेफर करा जाएगा, प्रिवील किया जाएगा इसके ऊपर। सिर्फ ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं हम? मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर एयर्स। देखो 2 और 2 से ज्यादा एयर में मोड ऑफ सक्सेशन कहाँ दिया है? 2 और मोर एयर्स के केस में वो याद रख लेना, सेक्शन 19। अभी कह रहा है 2 और मोर एयर सक्सेस टुगेदर द प्रॉपर्टी, यानी 2 या 2 से अधिक एयर्स हैं जो सक्सेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी टुगेदर। तो वहां पे क्या होगा? पर कैपिटा होगा, पर स्ट्राइप नहीं होगा। यानी जनरली तो हम पर स्ट्राइप वाला पढ़ते हैं, समझो इस बात को, कुछ नहीं है, जो पढ़ रखी है वही बात है। किसी पुरानी उस पे आ जाओ स्लाइड पे, तो मैंने बहुत चढ़ा रखा है, नहीं बनानी पड़ेगी। 2 या 2 से अधिक एयर। चिंटू, चिंटू की विडो, चिंटू की माता जी, चिंटू का बेटा और चिंटू की डॉटर, ठीक है। ये कह रहा है कि जब, अब चिंटू के कितने एयर हो गए? 1 2 3 4, 4 एयर हैं चिंटू के। तो कह रहा है पर कैपिटा, यानी एक एक को दो भाई। अब जितने एयर है ना, इन चारों को दे दो एक एक इंडिविजुअल शेयर, है ना। और यहाँ पे अगर बेटे का बेटा होता, यानी चिंटू का ग्रैंडसन हो गया, चिंटू की ग्रैंड डॉटर होती, या डॉटर के भी कोई बेटा होता, तो इन्हें ब्रांच मान लो, लेकिन शेयर तुम इन दोनों को ही दो पर कैपिटा। ये आपस में बंटवा लेंगे अपने शेयर का। तो प्रॉपर्टी के हिस्से 1/4 1/4 1/4 1/4 ही करो,
आपस में ले लेंगे। अब चिंटू की अगर दो दो विडो हैं और हिंदू मैरिज एक्ट से पहले है, दोनों लेजिट विडो हैं, तो विडो 1 विडो 2 दोनों को एक ही शेयर दो, ये 1/4 ही दो है ना, आधा आधा बांट लेंगे आपस में। सिर्फ ये कह रहा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, बार बार इसमें नहीं उलझेंगे हम। राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम। अब चिंटू जी की जिस समय डेथ हुई, उनकी जो वाइफ थी, कौन थी, जलेबी, वॉज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट किस टाइम पे, चिंटू की डेथ के समय, ठीक है, शी वॉज प्रेग्नेंट। जब चिंटू की डेथ हुई तो वो प्रेग्नेंट थी, यानी अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, वो गर्भ में था। तो जब ये प्रेग्नेंट थी तो पॉसिबिलिटी थी कि बच्चा जिंदा भी पैदा हो सकता है और बच्चा जिंदा पैदा नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर जलेबी जी चिंटू की डेथ के दौरान प्रेग्नेंट थी ना, तो अगर बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है, अगर बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है तो उसको ऐसे समझा जाएगा जैसे वो इनके डेथ के टाइम ही जिंदा बच्चा था। यानी चिंटू की हो गई डेथ, ये बच्चा हो गया है बॉर्न अलाइव, तो पहले से चिंटू का एक सन वन था, पहले से जो जिंदा बड़ा अच्छा खासा था, एक डॉटर थी, ये वाला बच्चा गर्भ में था। लेकिन ऐसा हुआ कि बॉर्न अलाइव बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, तो ऐसे माना जाएगा कि इनकी डेथ के समय यहाँ पे दो बेटे थे इसके, अगर बेटी पैदा होती है तो वाइस वर्सा के दो बेटियां थी। बिल्कुल ऐसा, अगर ये बच्चा जो कि डेथ के टाइम पे जिससे वो प्रेग्नेंट थी जलेबी जी, अगर ये बच्चा जिंदा सही पैदा होता है तो क्या समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा कि जैसे तभी जिंदा था, एग्जिस्ट करता था जब चिंटू की डेथ हुई है, तभी से ही इसे एक जिंदा इंसान मान लिया जाएगा। और ऐसे ही ये इनहेरेंट करेगा जैसे ये दोनों कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल सेम इनहेरेंट करेगा ये भी। अगर जिंदा पैदा नहीं होता है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, बस ये कह रहा है। प्रेजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, सेम टाइम पे डेथ हो गई। अब मानो कि एक कार में चिंटू और चिंटू का बेटा दोनों थे और कार का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, एक कार के अंदर चिंटू और चिंटू का बेटा दोनों थे, अब कार का हो गया एक्सीडेंट। अब ऐसे थोड़ी वहां पे मिनट में जाके सांसें गिनोगे पहले किसने दम तोड़ा, ऐसा नहीं होता ना, वहां जाके खड़े हो जाओगे कैमरा लगा के, बताओ पहले जान किसकी गई। सेम कार में थे, सेम टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, नहीं फिगर आउट किया जा सकता भाई पहले किसको किसने सर्वाइव किया, नहीं है। तो सिर्फ ये मान लो कि जो एज में बड़ा है उसकी डेथ पहले कंसिडर कर लो, ठीक है, जो एज में बड़ा है, तो कौन बड़ा है, चिंटू बड़ा है, बेटा तो छोटा ही होगा ना, तो ये मान लेना चाहिए हमें कि चिंटू की डेथ पहले हुई है और सन की डेथ बाद में हुई है, बस एज के हिसाब से कर लो। जब सेम टाइम पे दो डेथ हो रही हैं और आपको पता करना है कि पहले किसकी डेथ हुई है, तो आप वहां पे जाके एक एक मिनट स्टॉप वॉच से नहीं गिनेंगे, आप ये देखेंगे अगर नहीं लग रहा साइमल्टेनियस डेथ है, सेम कार में दोनों थे, एक्सीडेंट हुआ दोनों मर गए, तो वहां पे क्या आपको पता करना है कि प्लेन में थे, प्लेन क्रैश हुआ दोनों मर गए, तो आपने क्या पता करना है उस मोमेंट पे कि दोनों में से एज किसकी ज्यादा थी। जिसकी एज ज्यादा होती है लॉ उसको प्रिज्यूम कर लेता है कि इसकी डेथ मान लो पहले हुई होगी। ये था हमारा 21। बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेल मी, यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ही बचा है, मैं भी थक गई हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे, आई नो बहुत हो गया, बट ये राजस्थान में हेल्प करेगा थोड़ा और। एग्जाम के हिसाब से देखो जो बता रही हूँ ना, प्लीज मत भूल के आना, सेक्शन नंबर याद करो इसके। क्लियर हो यहाँ तक? ओके पारुल तथागत, प्लीज ये सेक्शन भूल के आना, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है। प्रीफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। चिंटू की लाइफ, कितने ईयर थे चिंटू के? वाइफ एक ही मान लो, अभी तो एक ही गिनाना है इसे आपने, एक वाइफ, मदर, बेटा, बेटी,
कितने हेयर हैं चिंटू जी के? जतिन थोड़ा जल्दी लिखा करो अगर रिपीट कराना होता है तो। और 19 तो बहुत ऊपर चला गया। जतिन आप, मोड ऑफ सक्सेशन में वही है कि अब ये जितने लोग बचे हैं इनको सबको एक एक इंडिविजुअल, 2 विधवाएं हैं उसकी और दोनों लेजिट विधवाएं हैं, तो दोनों को एक मान लो। एक मदर को पूरी की पूरी एक मानो, ये नहीं कि आप 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मत करो। वाइफ को एक मान लो, इनको एक मान लो, सन और सन की फैमिली और डॉटर उसकी, तो इनको एक एक काउंट करके शेयर दे दो। तो 1 हेड काउंट हो रहा है यहाँ पे। 2 वाइफ कैसे काउंट हो रही है? 1। ठीक है, तो सिर्फ ये है मोड ऑफ ट्रांसफर जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। ये इनकी एक स्ट्रीक सी बन रही है। क्लियर? बताओ जतिन, या सेक्शन के वर्ड से करोगे? बस वही है, जैसे भी ट्रांसफर होता है ना शेयर का, तो इंडिविजुअली पर कैपिटा, मैं आपको आज भी मैंने आके रिकैप में ही समझाया था। ठीक, चलो कहाँ थे, मैं क्या बताने आई थी यहाँ पे, याद दिलाना प्लीज मुझे कोई, मैं क्या बता रही थी? हाँ, प्रेफरेंशियल राइट। तो चलो, मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा था, आपने प्रीएम्पशन पढ़ा होगा। प्रीएम्पशन में क्या था कि जो पड़ोसी होते हैं, तो पड़ोसी का पहला राइट है, क्या राइट है? प्रॉपर्टी पे। अगर मैं बेचूंगी, मुस्लिम लॉ पे हैं अभी हम, अगर मैं अपना घर बेचूंगी तो मेरा जो पड़ोसी है मुझे पहले उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उससे पूछूंगी कि खरीदनी है, ये रेट में दे रही हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी, जो मेरा घर है उसके बराबर में आपका घर है, आप मेरे नेबर हैं, तो आपका राइट है। ये होता है प्रीएम्पशन, उसमें तो लंबा चौड़ा है मुस्लिम लॉ में, ये मिलता जुलता है इससे। चिंटू की प्रॉपर्टी कितने लोगों को मिली? 4 लोगों को। 1 2 3 4, इन 4 लोगों को मिली। अब मदर के दिमाग में आई, अब ये मान लो एक घर था, ये एक घर था जिसके 4 हिस्से किए गए। चारों हिस्सों में से एक हिस्सा ये दोनों वाइफ को मिल गया, एक हिस्सा मदर को मिल गया, ये वाला, और ये वाला हिस्सा बेटे को मिल गया, और ये वाला हिस्सा बेटी को मिल गया। चिंटू का था घर। तो अब मदर के दिमाग में आए कि मैं अपना पोर्शन सेल कर देती हूँ, मैं इन लोगों के बीच में रहना ही नहीं चाहती, किसी भी वजह से दिमाग में आए, बट उन्होंने सोचा कि मैं अपना वाला पोर्शन बेचना चाहती हूँ। तो अब मदर के एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मिली है भाई इनहेरिटेंस में, अब तो स्त्री धन है, बेच सकती हैं वो बिल्कुल। तो ये जो सेल करना चाहेंगी ना, तो एक कंडीशन है, जब ये घर बेच रही हैं और ये इसके सारा, ये इनके सारे को शेयरर्स थे, तो इनकी जिम्मेदारी है कि पहले ये इन लोगों से पूछेंगी कि भाई मैं ये अपना शेयर बेचना चाहती हूँ, आप या आप खरीदना तो नहीं चाहते, इतने पैसे में बेच रही हूँ मैं, लोगे? अगर इनमें से कोई लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लेता तो किसी थर्ड पर्सन को बेच देंगी वो। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती हैं मदर यहाँ पे कि ये एक ही साथ को शेयरर हैं और ये अपना शेयर बेच रही हैं और इनसे ना पूछें, सीधा जाके किसी बाहर वाले को बेच दें। इनको पहले इन्हें कंसिडर करना पड़ेगा बेचने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है ये सीधा अपना हिस्सा थर्ड पर्सन को बेच देंगी। बताओ, क्लियर है? एक एक सेक्शन पे ही बता दो, थोड़ा सा ही बच रहा है। टेल मी, ये भी क्लियर है? सोचो सोचो एक बात, ये जो चिंटू था इसकी नेचुरल डेथ ना हुई हो? नहीं नहीं, तथागत उतना केस लॉ में नहीं जाना, बस यही इंपॉर्टेंट है। और अवेलेबल क्यों नहीं होंगे भाई, कहाँ चले गए होंगे, कैसी बातें करती हो पारुल? और अगर ऐसी अनअवेलेबिलिटी है कि या तो बिल्कुल मर चुके हैं, तो फिर उनके ऐसे पूछो, कोई तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा होगा, किसी का तो पोजेशन होगा उस प्रॉपर्टी पे। जब आप अपना शेयर बेच रही हैं तो बाकी लोगों को शेयर मिला है, किसी को तो मिला होगा। आप अपनी तरफ से ट्राई कर लो, आप फिर कम से कम कोर्ट में तो दिखा दोगे कि भाई मैंने तो ट्राई किया था। सक्सेस, और रही बात केस लॉ की, तथागत सक्सेशन का अपने आप में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे अटकते हैं कॉन्सेप्ट पे, इसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, बाकी तो सब पार लगा लोगे। अब आ जाते हैं 25 पे। 25 में है मर्डरर डिस्क्वालिफाइड। अब मान लो चिंटू की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी,
चिंटू का हुआ था खून। चिंटू का क्या हुआ था? मर्डर हुआ था। अब जब चिंटू का मर्डर हुआ तो मर्डरर कौन था? मर्डरर थी जलेबी। खून किसने किया था? जलेबी ने। जलेबी कौन हो गई है अब चिंटू की? विडो। और हिंदू मेल थे चिंटू, विडो आते हैं क्लास 1 एयर में, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी जलेबी को। लेकिन अगर जलेबी जी ने चिंटू का मर्डर किया था तो अब वो चिंटू की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाती हैं। यानी कोई भी ऐसा इंसान जो मरने वाली की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा, अगर वही मर्डरर था, ठीक है, अगर वो ही मर्डरर था तो वो डिस्क्वालिफाइड है, फिर वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल रही है ना, तो आप वहाँ पे मर्डरर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे मर्डर करा है उस पर्सन का या कराया है उस पर्सन का। अगर आप वहाँ पे अबेटर भी हैं ना मर्डर के, तो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे कि आप उसका खून कर दोगे और फिर आप प्रॉपर्टी ले लोगे? ये तो कोई सेंस भी नहीं बना ना। तो मर्डरर को हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अब आ जाते हैं 26 पे, कन्वर्टर्स डिसेंडेंट डिस्क्वालिफाइड। कन्वर्टर्स के डिसेंडेंट लिखा है, ध्यान से सुनना। क्या है मतलब मेरा? चिंटू। चिंटू जी के 2 बेटे, सन 1 और ये कौन सा एस है, और सन 2। चिंटू के 2 बेटे। अब चिंटू के 2 बेटे में से चिंटू के इस बेटे ने कर लिया अपने धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन टू, मान लीजिए इस्लाम, क्योंकि इस्लाम क्रिश्चियनिटी उसी में ही नहीं मिलेगा ना, बाकी तो सिख वगैरह में मिल जाएगा, इसीलिए। अब अगर सन 1 ने अपना कन्वर्जन कर लिया है, अब सन 1 के 2 बच्चे हैं, ग्रैंड सन 1, ग्रैंड सन 2। तो यहाँ पे अब इनहेरेंट तो होनी चाहिए थी प्रॉपर्टी, किस हिसाब से? देखो जतिन, दोबारा देख लो मोड ऑफ कन्वर्जन या सक्सेशन। तो किस हिसाब से? सन 1 को एक ब्रांच मान के, सन 2 को दूसरी ब्रांच मान के, इस हिसाब से इनहेरेंट होना चाहिए था। ये है मोड ऑफ आपका ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ना ये, लेकिन आपका जो सन 1 है वो तो कन्वर्ट हो चुका है अब। तो जब ये बच्चा आप अपने आप में कन्वर्ट कर लिया है ना, तो इसका तो भाई देखो राइट है, इसको तो चिंटू जी की प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। अब 2 हिस्सेदार हैं फिलहाल, तो आधी प्रॉपर्टी तो इसको देनी पड़ेगी। लेकिन ये वाले जो है ना फर्दर, ये अपने बच्चों को, अपने डिसेंडेंट को डिस्क्वालीफाई कर देगा अपने कन्वर्जन की वजह से। और एक बारी को अगर ये मर भी गया तो भी ये इसके डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाई रहेंगे, क्योंकि अब ये इस्लाम के बच्चे माने जाएंगे, कन्वर्टेड। ये अब हिंदू नहीं बचेंगे। इसको तो देना पड़ेगा, अगर ये जीवित है तो भाई इसका हिस्सा तो है। ये तो चिंटू जी का ही बेटा है, अब ये कन्वर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग चीज है। चिंटू जी अपने खुद के बेटे को तो देंगे ही देंगे, लेकिन अब चिंटू जी अपनी प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडसन 2 को नहीं देंगे, जबकि उनके पिता ने कन्वर्ट कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब एक और सवाल, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो? टेल मी। यहाँ तक क्लियर हो? ठीक है, पारुल तथागत। अब क्या हो अगर कि ये जो बेटा है इनका चिंटू का, इनकी डेथ होती है 2010 में। ये बच्चे पैदा हो गए थे 2005 में ही, यानी इनके सामने तो थे ये पोता पोती इनके, ठीक। 2010 में हो गई हमारे चिंटू जी की डेथ। अब जब चिंटू जी की डेथ 2010 में हो गई
और यहाँ पे जो बेटा है ये कन्वर्ट कर रहा है इस्लाम। इसने इस्लाम में कन्वर्ट किया 2011 में, यानी चिंटू की डेथ के बाद कर रही हूँ, पर सुन लो ध्यान से जतिन, कन्वर्जन ही बता रही हूँ। तो बस वही है ना कि अगर कन्वर्ट करेगा तो जो बेटा है एक्चुअल सन है उसको तो मिलता है, लेकिन उसके खुद के बच्चों को नहीं मिलता। यानी जो डिसेंडेंट्स हैं इनका राइट खो देता है वो, क्योंकि फिर तो उसने जिस धर्म में कर लिया उस धर्म के बच्चे हैं वो। अब आगे की स्टोरी सुनो। चिंटू के 2 बच्चे हैं, सन 1 और सन 2। ठीक है, अब ये जो ग्रैंड सन 1 है, ग्रैंड सन 2 है, ये 2005 में पैदा हुए थे और चिंटू 2010 में डेथ हुई थी इसकी। ठीक है, अब 2011 में कन्वर्ट किया है, यानी चिंटू की डेथ के बाद कन्वर्ट किया है और बच्चे भी पहले ही पैदा हो गए थे, तो बच्चे तो हिंदू ही बॉर्न हुए हैं ना, बच्चे तो हिंदू बॉर्न हुए हैं। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ आ रही है बात या नहीं? टेल मी, यहाँ तक समझ आ रही है बात या नहीं? आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही है तो बताओ। पहले एक बार ना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको देख लो कि कह क्या रही हूँ, बात सुनने की कोशिश करो, कहा क्या है फिर बताओ। टेक योर टाइम। बस अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपको समझ क्या नहीं आया। एग्जैक्टली पॉइंट वही है कि अगर कोई हिंदू कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बच्चों को उसके दादाजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। जो दादा से प्रॉपर्टी आ रही है, चिंटू तो दादा हुआ ना। हाँ, तो बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगर एक हिंदू कन्वर्ट होता है तो जो उसके पिताजी के, हिंदू जो कन्वर्ट हुआ है तो उसके बच्चों को उसके दादाजी की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा उसको। अब चिंटू है, चिंटू का सन 1 है, सन 2 है, दोनों को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सन 1 अगर कन्वर्ट कर जाता है तो सन 1 का हिस्सा तो है ही। हाँ, फिर सन 1 जो है, अगर इसे सोनू मोनू नाम दे लें, सोनू अगर कन्वर्ट कर गया है तो भाई सोनू का तो हिस्सा है ही चिंटू की प्रॉपर्टी में। हाँ, सोनू के बच्चों को नहीं मिलेगा फिर चिंटू की प्रॉपर्टी में हिस्सा। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक समझ क्या नहीं आया है? जो आपने लिखा है मैंने एग्जैक्ट वही बात बताई है कि एक हिंदू अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बच्चों को तो मिलता है, उसके बच्चों के बच्चों को नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, हिंदू कन्वर्ट हो जाता है तो उनके बच्चों को प्रॉपर्टी में नहीं हिस्सा मिल पाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी चिंटू है, चिंटू के 2 बच्चे हैं, सोनू मोनू, सोनू के तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना ही मिलना है हर हालत में, वो तो चिंटू का बेटा है ना, उसको तो मिलेगा। हाँ, लेकिन सोनू के बच्चे अपने दादाजी की प्रॉपर्टी में नहीं ले पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे एक सिनेरियो ये नॉर्मल सा है, लेकिन अगर ना समझाने का पॉइंट ये है कि हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं कि पीछे की कहानी समझो। देखो, चिंटू ठहरा एक अच्छा खासा हिंदू मेल। अब हिंदू मेल के 2 बच्चे, सोनू मोनू, अब वो भी दोनों हिंदू मेल। तो अब एक हिंदू मेल अपनी प्रॉपर्टी सक्सेशन में बाकी 2 हिंदू मेल्स को दे रहा है। समझ आ रही है बात? एक हिंदू मेल चिंटू अपनी प्रॉपर्टी सक्सेशन में बाकी 2 हिंदू मेल को दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब जो सोनू है अब वो हिंदू रहा ही नहीं। ठीक है, जब उसने अपना धर्म त्यागा तो अब सोनू हो गया मुसलमान। अब सोनू को तो हिस्सा मिलना ही था भाई चिंटू की प्रॉपर्टी में, क्योंकि चिंटू का बेटा है वो, चाहे धर्म बदले या कुछ भी करे, समझ आता है, सोनू को तो हिस्सा मिलना चाहिए था। लेकिन जब सोनू मुस्लिम हो गया उसके बाद उसके बच्चे पैदा हुए। ठीक है, उसके मुस्लिम होने के बाद, और चिंटू की डेथ के बाद अगर बच्चे पैदा हुए तो बच्चे तो मुसलमान माने गए, बच्चे तो हिंदू नहीं माने गए ना, तो इसलिए यहाँ पे उन्हें हिस्सा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड चिंटू जैसे हिंदू मेल है और चिंटू के 2 बेटे हैं, सोनू मोनू, दोनों हिंदू मेल हैं, और तभी सोनू के 2 बच्चे हैं, ग्रैंडसन 1 ग्रैंडसन 2, दोनों ही हिंदू बॉर्न हुए हैं। अभी तक सोनू भी हिंदू है। ठीक है, और सोनू के खुद के बच्चे भी हिंदू हैं। अब उसके बाद पिताजी की डेथ हुई है, उसके बाद उसने कन्वर्ट किया है, तो भाई बच्चे तो हिंदू ही हैं ना, वो तो कन्वर्ट तो वो बाद में हुआ है, बच्चों के भी बाद बच्चे तो हिंदू ही रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को हिस्सा दे दिया जाएगा।
मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चों और मैं हूँ एक हिंदू मेल, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों बेटों का मेरी प्रॉपर्टी में बिल्कुल हिस्सा बनता है। उनका कन्वर्जन भी उनका हिस्सा नहीं छीन लेगा मेरी प्रॉपर्टी से, लेंगे वो मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा, हर हाल में लेंगे। लेकिन मेरा एक बेटा अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, फिर डिपेंड करेगा कि उसके बच्चे पैदा कब हुए। उसके कन्वर्ट करने से पहले पैदा हुए, उसके कन्वर्ट करने के बाद पैदा हुए, इनहेरिटेंस जब हो रहा था, जब सक्सेशन हो रहा था, तब बच्चों की क्या पोजीशन थी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर मान लो चिंटू की डेथ तो 2010 में हुई है, बच्चे तो 2005 में ही पैदा हो चुके हैं, दोनों बच्चे हिंदू हैं, सोनू हिंदू है तभी तक, तो अभी 2011 का कन्वर्जन फिर यहाँ पे सक्सेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर सोनू मुस्लिम भी हो चुका है तो भी उसके बच्चों का राइट नहीं खत्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो ये हमने कर लिया है मर्डरर डिस्को, प्लीज सेक्शन नंबर याद रखना होश में, 26 भी कर लिया। सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालिफाइड, अभी अलग कहानी है, इसको अलग तरीके से सुनो। एक बात इधर देखो ध्यान से, चिंटू है, ठीक है। चिंटू के थे 2 बेटे, सोनू और मोनू। सोनू ने मर्डर किया था चिंटू का, सोनू किल्ड चिंटू। सोनू ने मारा था अपने पिताजी को, सोनू किल्ड चिंटू, तो सोनू तो हो गया मर्डरर, और मर्डरर होने की वजह से सोनू हो गया डिस्क्वालिफाइड। सोनू के एक बेटा है, सोनू के भी एक बेटा है। अब क्या हुआ, चिंटू ने मारा था अपने पिताजी को, सॉरी सोनू ने मारा था अपने पिताजी को, तो सोनू तो डिस्क्वालिफाइड है ना, सोनू का तो कोई हिस्सा नहीं बनता, सोनू को तो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो। तो सोनू का ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, सोनू की जो हरकत है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हुआ है, सोनू अपनी इस हरकत की वजह से, अपनी इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अपने बेटे को भी डिस्क्वालिफाई कर गया। ऐसा नहीं होगा कि चिंटू का मर्डर अगर सोनू ने किया है तो चलो सोनू को डिस्क्वालिफाई कर दो, उसको प्रॉपर्टी मत दो, उसके बेटे को दे दो। नो, अगर सोनू खुद डिस्क्वालिफाई हुआ है ना इसको मारने की वजह से, तो वो अपने साथ साथ अपने खुद के एयर्स, चाहे इसमें उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी डॉटर इन लॉ हो, सबको डिस्क्वालिफाई कर गया। अब सोनू से जुड़े किसी इंसान को चिंटू की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, अब सारी प्रॉपर्टी जाएगी इस ब्रांच के पास। बताओ क्लियर हो या नहीं? यहाँ भी बता दो एक साथ, इतना आगे नहीं बढ़ेंगे हम, पहले बताते चलो। थोड़ा सा रह रहा है बस, यहाँ तक बता दो। क्लियर है? हाँ जी, जतिन तथागत पारुल, यहाँ तक क्लियर हो? ऑल राइट पारुल। चलिए ठीक है, जतिन साथ साथ बताओ, आगे निकलने के बाद फिर नहीं। और ये तो कोई डाउट वाला वो भी नहीं है ना भाई, जब आप मर्डर करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो, और आपके साथ साथ आपके लोग भी जो आपसे जुड़े हैं, ना आपको मिलेगी ना आपके बच्चों को मिलेगी प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ इतना सोचना भी नहीं है। चलिए, अब क्या कोई पिता ऐसा कह सकता है कि मेरे बेटे को तो मेंटल डिसऑर्डर है, या मेरे बेटे के तो हाथ नहीं है, मेरे बेटे के तो पैर नहीं है, या मेरे बेटे को तो कोई डिफेक्ट है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, लाइक अंधे हैं या कुछ भी है, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी में इसको शेयर नहीं दूंगा। सॉरी, मेरा बेटे को तो डिसीज है, मेरे बेटे में तो डिफेक्ट है, उसका एक हाथ नहीं है, या मेरे बेटे के तो दोनों पैर नहीं है, या वो देख नहीं सकते हैं, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी में इसको हिस्सा नहीं दूंगा। क्या कोई फादर या कोई भी ऐसा, कोई ग्रैंड फादर ऐसा कह सकते हैं? आंसर इज नो। ये क्या बात हुई, ये क्या बेकार की बात है? तो किसी भी तरीके की डिजीज, डिफेक्टेड, ये मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एक इंसान को किसी भी तरीके का वो बना रही है, हैंडीकैप है, अनसाउंड माइंड है,
वो चीज़ उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी, उसको हिस्सा तो तब भी मिलेगा ना भाई। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें डिफेक्ट है, उसका एक हाथ नहीं है, नहीं मेरी अब मैं ग्रैंडफादर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं भाई, इसको तो ये डिजीज है, अब इसको मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं जाएगा, तो ये नहीं होता है। आप किसी डिफेक्ट या डिजीज की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। हाँ, आप मर्डर करेंगे तो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, बस ये कह रहा है। फेलियर ऑफ एयर, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट, फेलियर ऑफ एयर। हिंदू मेल की प्रॉपर्टी पहले आपको क्लास 1 में देखनी थी, एयर को देनी थी। अगर क्लास 1 एयर नहीं जिंदा थे तो क्लास 2 एयर को देनी थी। अगर नहीं जिंदा थे उनमें से कोई भी 9 के 9 उसमें, तो एग्नेट्स या फिर कॉग्नेट्स में से किसी को देनी थी। अगर नहीं जिंदा थे ये भी, तो आपको किसको प्रॉपर्टी देनी है फिर? स्टेट को। यही बात कहलाती है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट। यानी जब किसी इंसान के, वो फेलियर ऑफ एयर वही है, जब किसी इंसान के क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट, कॉग्नेट कोई नहीं होता, तो प्रॉपर्टी तो बिना ओनर के रहती नहीं है। फिर वो प्रॉपर्टी चली जाती है किसको? स्टेट को। अब जब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को या स्टेट को चली गई है, तो ये चीज कहलाती है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट। ठीक है। जब कोई क्वालिफाइड एयर है ही नहीं, ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में, और फीमेल के केस में, हिंदू मेल के केस में, हिंदू फीमेल के केस में जो आपको खुद की वहां लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, उसके भी अगर कोई उनमें से एक में भी कोई भी लीगल एयर है ही नहीं जिंदा, तो उसकी प्रॉपर्टी भी किसको चली जाएगी? स्टेट को या गवर्नमेंट को। तो यही होती है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट। क्या याद रखना है? कहाँ दी है? सेक्शन नंबर 29 में दी है। सेक्शन नंबर 29 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट के बारे में। बस समाप्त। इतना ही था आपका सक्सेशन एक्ट, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बताओ, क्लियर हो? टेल मी, क्लियर? सक्सेशन हो गया है पूरा। बताओ, यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपका सक्सेशन हो चुका है और मुझे लगता है आप लोग राजस्थान दे रहे हैं। इसको बैठ के रिवाइज करो। देखो, इतना वो कर रखा था सक्सेशन नहीं आता, सक्सेशन नहीं होता, अब तो टफ नहीं लगा ना? अब तो लगा है हो जाएगा। थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके चलने पड़ेंगे। अब तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सक्सेशन एक्ट में पूरा सक्सेशन एक्ट आप पढ़ चुके हैं। मेजर चीजें यही हैं समझने वाली। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना जो राजस्थान में ही पूछे गए हों, तो बेटर रहेगा। जनरली भी अगर आप सबके पास सक्सेशन के क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उनको प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं बची ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।